जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सी आपको अपनी टैगलाइंस के बारे में बता रही थी, लाइक आपने जो भी आज तक स्ट्रगल किया हुआ है आपकी एज के अकॉर्डिंग ना, हर समय हर एज में हम कुछ सीखते हैं, हम कुछ नया, हम अपनी एज के हिसाब से लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो अभी तक की आप अपनी लाइफ की एक टैगलाइन मुझे बता सकते हो जो रही है आपकी, आपने किसी से सीखी है, कुछ भी ऐसा? मेरा एक बेसिक एक शुरू से, आज से नहीं बहुत पहले से मेरे दिमाग में एक स्लोगन था जो कि मेरी एक टैगलाइन बनी ही हुई है और मैं हमेशा से बना के रखता हूँ। मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे भी है, मेरे फेसबुक पे भी है, तो वो सुनने में और लगेगा बट है बहुत अच्छा। सेव द गर्ल चाइल्ड एंड रिस्पेक्ट गर्ल्स। ओके, दैट्स ये वेरी मेरा, नाइस। ये मेरा। बट ऐसा ये क्यों रहा है, मतलब कुछ ऐसा रहा है रीजन और कुछ ऐसा देखा था लाइफ में? बिकॉज जब मेरे फादर ने पहला भजन निकाला था, जो मतलब पहला भजन लाइक जो उनका एक बहुत ही फेमस भजन है, बेटियां क्यों पराई होती हैं, तो बेटियों के ऊपर उन्होंने लिखा। उसके बाद फिर उन्होंने गाया था कि बेटी बेटी हो गई पराई। देन आफ्टर दैट ही मतलब बेटियों पे जब बात निकली थी तो उसके बाद एक सवाल था लोगों का कि हर कोई माता रानी के दरबार में या भगवान जी के पास जाके एक ही चीज बोलता था कि मुझे बेटा दो, मुझे बेटा दो। कोई भी बेटी नहीं मांगता था। बेटी इसलिए नहीं मांगता था क्योंकि लोगों को लाइबिलिटीज लगती हैं। तो लेकिन मेरा मानना ये है कि उस समय पे जो दिमाग में बात आई थी कि यार कुछ लोग क्या करते थे कि बच्चों को कोख में ही मार देते थे, तो इसीलिए दिमाग में एक लाइन थी कि सेव द गर्ल चाइल्ड एंड रिस्पेक्ट गर्ल्स। दैट्स इट। नाइस। मतलब ये आपका स्टार्टिंग से ही जो आपके फादर ने आपके उसमें डाला था कि हमेशा एक तो फर्स्ट थिंग रिस्पेक्ट, लड़कों को हमेशा रिस्पेक्ट सिखानी ही चाहिए, स्पेशली गर्ल्स की। आप कुछ करो ना करो, आपको गर्ल्स की रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। फाइन। सो ईशान, इससे पहले कि हम आपके बारे में और कुछ जाने और समझें आपके बारे में, आपके स्ट्रगल की जर्नी को हम लोगों के साथ शेयर करें, आई वॉन्ट, अभी भी मैंने आपका एक सॉन्ग सुना था, भजन बोलना चाहिए एक्चुअल में, वो भजन था श्री श्याम जी के लिए। सो मैं चाहूंगी कि कुछ लाइन्स अगर आप हमारे व्यूअर्स के लिए। बिल्कुल, मैं सुनाऊंगा। बेसिकली जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा, और ये मैंने भजन खुद लिखा है, एक फिल्मी तर्ज के ऊपर है और लिखा मैंने खुद है, क्योंकि एक कल्पना है कि कोई क्योंकि आज तक मैं खाटू गया नहीं था उस समय पे, जब मेरा मन था कि मैं वहाँ खाटू पहुँचूँ और खाटू पहुँच के ये सारी बातें कहूँ। सो भजन इस तरीके का है। चले भी आओ ओ शाम प्यारे, तुम्ही सहारे, है सांस जब तक तुम्हें पुकारे, तुम्ही सहारे बाबा हमारे। चले भी आओ ओ शाम प्यारे, तुम्ही सहारे बाबा हमारे। एक्चुअली ना मुझे ये दिल से इसलिए लगा था जब मैंने आपका फेसबुक में ये सुना और मैंने यूट्यूब में भी सर्च किया था। मैं एक्चुअली अपने जो बच्चा है मेरा, उसका 1 साल का जो जन्मदिन है, लोग बोलते हैं बहुत फर्स्ट ईयर बर्थडे समझ सकते हो, उसको मैंने ना लोगों के साथ सेलिब्रेट करने से बेटर समझा कि मैं उसको दर्शन कराने लेके जाऊँ। मैं जा तो वृंदावन रही थी, बट वो G20 की वजह से सारी टिकट्स कैंसिल हो गए थे और सडनली हम लोग ने खाटू श्याम के लिए प्लान किया और बहुत अच्छे से दर्शन हुए, बहुत अच्छे से। और पूरी जो एक बोलना चाहिए ना पॉजिटिव चीज हम लेके आए वहाँ से, वो हमें कभी शायद कहीं से नहीं मिली कि यहाँ बहुत सारी चीजें हमें मिल सकती हैं, बहुत कुछ हो सकता है। ये चीज मैंने भी महसूस की है, बिकॉज जब मैं अभी 2 महीने पहले जब फर्स्ट टाइम मैं श्याम बाबा के दर्शन के लिए गया था, एंड दैट वाज अ वेरी रैंडम, कि मेरा कोई ऐसा वो नहीं था कि मुझे अचानक से मेरे बैठे बैठे मन में आया कि मेरे मन में क्या आया, वो बाबा की कृपा हुई, उन्होंने अपने दर पे बुलाना चाहा तो उन्होंने बुलाया, क्योंकि उनकी इच्छा के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। चाहे हम श्याम बाबा की बात करें या हम भगवती माँ वैष्णो माता रानी की बात करें, तो ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि मुझे लोग एक जागरण सिंगर और एक डिवोशनल सिंगर के तौर पे जानते हैं, उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों को जाता है। एक है मेरी मम्मी और दूसरे है मेरे पापा। तो इसमें पहला दूसरे वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स तो पेरेंट्स होते हैं, तो एक ही है, मम्मी पापा हैं, तो उन्हीं को पूरा श्रेय जाता है। और यही हमारे घर के संस्कार हैं, यही हमारे घर की एक नीति है, रीति है कि मेरे दादाजी इस एक जागरण लाइन में थे। उसके बाद फिर मेरे फादर लाइन में है, उनके साथ ही मैंने
जो कुछ भी मैंने सीखा है आज उन्हीं से सीखा है। जो मेरी शुरुआत हुई है, लोगों से कैसे बात करनी है, किस तरीके से आपको मंच के ऊपर खड़े होना है, किस तरीके से आपको पब्लिक को भजनों के रस में डुबोना है, तो ये सारा कुछ मैंने उन्हीं से सीखा है। और उसके बाद तो फिर मैंने संगीत की शिक्षा ली है, और उस दौरान मैंने अपने आप को बहुत सारा समय देने की कोशिश कर रहा हूँ और दे भी रहा हूँ। तो एक जर्नी है, अच्छी जर्नी है। डेफिनेशन जो आप जिसकी बात कर रहे हो, हाँ। सो जो डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन इज यही है। आपकी जिंदगी की डेफिनेशन यही है? हाँ जी, मेरी जिंदगी की डेफिनेशन बेसिकली ये है कि मैं बिल्कुल भी म्यूजिक फील्ड में नहीं था। वेरी ऑनेस्टली मैं आपको कहूँ, मैं जब छोटा था तो मैं एक म्यूजिशियन बनना चाहता था। बेसिकली मैंने तबला सीखा हुआ है, 5 ईयर 6 ईयर्स मैंने कोर्स किया है। सो मुझे एक म्यूजिशियन बनना था। आफ्टर दैट फिर मैंने अपने आप को थोड़ा सा समय दिया, अपने आप को देखा कि नहीं, लाइक हम इसमें भी आगे कर सकते हैं। सो अचानक से माता रानी की कृपा हुई और मैंने देखा कि पापा इतनी मेहनत से गाते हैं, तो हमारे घर का ये एक माहौल है, तो हमें भी उसी माहौल में आगे चलना चाहिए। तो फिर धीरे धीरे उनके साथ वो मुझे अपने भजनों के लिए लेके जाते थे। एक एक भजन गाने को मिलता था, वही हमारे लिए उनका आशीर्वाद है और हमेशा से रहा है और रहेगा। तो वो करते 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 ये कंडीशंस आई कि फिर मैंने अपने आप को आफ्टर 2017 में मेरी मैरिज हुई, और मैरिज होने के बाद मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई कि मैं मुंबई में पद्मश्री सुरेश वाडकर जी के एकेडमी में जाके संगीत सीख पाऊँ। तो वहाँ पर मुझे संगीत सीखने का मौका मिला, और वहाँ 3 साल रहने के बाद, सीखने के बाद अपनी फैमिली के साथ फिर मैं संगीत की शिक्षा लेके वापस आया हूँ। और उससे पहले बेसिक्स मैंने यहाँ पे अपना दिलीप कोहली जी के पास मैंने म्यूज़िक सीखा है। सो म्यूज़िक तो एक ऐसा समुद्र है मैम कि जितना आप डूबोगे उतना ही आपको बहुत, जितना गहराई में जाओगे उतना गहरा है, क्योंकि समुद्र की जैसे कोई तुलना नहीं है। जैसे आप नाप नहीं सकते, वैसे ही संगीत है कि आप इसको नाप नहीं सकते। अगर किसी ने बोल दिया कि हाँ मैं एक सिंगर हूँ, मुझे सब कुछ आता है, तो उसका संगीत वहीं खत्म हो जाता है। क्या आपने बॉलीवुड में भी ट्राई किया हुआ है? मैंने बॉलीवुड में ट्राई नहीं किया है, बट हाँ मैंने बॉलीवुड के लिए ऑडिशंस बहुत सारे दिए हैं। मैंने हाल ही में जब 2020 में एक सिंगिंग रियलिटी शो आया था अंताक्षरी, तो उसमें मैंने एज अ दीवानी दिल्ली टीम को रिप्रेजेंट किया था। आई वॉज अ टीम कैप्टन, और मेरे साथ 3 लोग और भी थे। तो जैसे अंताक्षरी हम कभी अनु कपूर जी की देखा करते थे, वैसे ही एक अंताक्षरी हम लोगों ने की थी। अगर आप चाहें तो आप YouTube पे जाकर अंताक्षरी लीग 2020 डाल के देख सकते हैं। तो उसमें ऐसा दीवानी दिल्ली के टीम में मैं वहाँ पर था। सो इन सब चीज़ों को एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, और उस अपॉर्चुनिटी को मैंने बिल्कुल गंवाना नहीं चाहा, और मैंने उसको अच्छे से यूज़ किया। अच्छा ईशान, एक लाइफ का पीक पॉइंट आता है और एक बहुत एक ऐसा स्ट्रगल पॉइंट आता है अपने पास। तो आपकी लाइफ में ये 2 पॉइंट्स कब आए थे? लाइक कब आपको लगा कि हाँ मुझे बहुत स्ट्रगल करना है, या फिर आपको एक अपॉर्चुनिटी ऐसी, लाइक जो आप बोल रहे हो, अपॉर्चुनिटी ना होके आपके फादर की वजह से आपको एक स्टेज मतलब रेडी मिल गया कि मेरे को बस परफॉर्म जाके करना है, ऐसा कुछ हुआ था? जी हाँ, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा कि कहते हैं कि मुझे एक स्टेज मिला है, बिल्कुल मिला है, और उसी स्टेज को आगे लेके जाना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। अगर मैं उस स्टेज को आगे नहीं लेके जाऊंगा तो फिर ये मेरी वहाँ पे नाकामी है, क्योंकि मुझे मेरे फादर ने ऑलरेडी पूरा सब कुछ बैकग्राउंड तैयार करके दिया है। रहा सवाल स्ट्रगल का, तो जो स्ट्रगल है वो मेरा 2017 में जब आई वॉज इन बॉम्बे, तो बॉम्बे में रोज सुबह 7 बजे 14-15 किलोमीटर्स की मैं ट्रैवल करके जुहू जाता था। वहाँ पे दिन भर अपना म्यूजिक का रियाज करता था, शाम को मैं 5:30-6 बजे वापस आता था। तो दैट वाज माय स्ट्रगलिंग टाइम। बट वो स्ट्रगल एक ऐसा था कि हर किसी को लाइफ में कभी ना कभी कहीं ना कहीं तरीके से करना पड़ता है। लेकिन हाँ, मेरे माता पिता ने कभी भी मुझे किसी भी चीज़ के लिए नहीं रोका है, हमेशा से ही मुझे सपोर्ट किया है हर चीज़ में। चाहे मैंने जिस फील्ड में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहा, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। और उनका एक ऐसा सपोर्ट रहा है कि उन्होंने मुझे किसी चीज़ की कभी कोई कमी भी नहीं होने दी है। कि अगर आप सोचें कि मेरे पास किसी चीज़ की कमी थी, तो मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उन्होंने हमेशा एक जो माता पिता जो अपने बच्चों के लिए करते हैं वो हमेशा अच्छा करते हैं। कुछ लोग टाइम के रहते करते हैं, कुछ लोग टाइम से थोड़ा सा लड़ झगड़ के अपने बच्चों के लिए करते हैं।
तो आज की जो एक मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे साथ यही था कि हमेशा से मुझे सपोर्ट मिला है और हमेशा से मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा आगे बढ़कर मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश की है। तो दैट वाज नॉट लाइक दैट कि मैं बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग हूँ, बट हाँ मैंने स्ट्रगल किया है। मैंने म्यूजिक के लिए स्ट्रगल किया और मैं लाइफ टाइम स्ट्रगल करता रहूँगा, मैं इतना जानता हूँ। हाँ बाकी लेकिन अगर आप सोचें कि मैं बाकी चीज़ों को लेकर स्ट्रगल किया है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे साथ मेरे फादर हैं तो मेरे को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अच्छा, शुरुआत से ही आप सिंगर बनना चाह रहे थे और कुछ और दिमाग में था? मेरा दिमाग था, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, व्हेन आई वाज इन क्लास 10th तो मैंने एनसीसी किया था। तो मैं जाना चाहता था एक दूसरे फील्ड में, मैं जाना चाहता था देश की सेवा के लिए। सो अभी भी देश की सेवा ही है और लोगों को, आज की जनरेशन को ईश्वर से जोड़ना एक बहुत बड़ी सेवा है। अगर उनको नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि आज की जनरेशन बहुत चेंज मूड में चली जाती है, तो उनको जोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैं शुरू से देश की सेवा में लगना चाहता था, तो लेकिन कुछ कारण की वजह से, कुछ मतलब ऐसे मेडिकल इश्यूज की वजह से मैं एनसीसी मतलब मैं इंडियन आर्मी ना ही नेवी में जा पाया। तो उसके बाद फिर मैं इस म्यूजिक फील्ड में आया और म्यूजिक फील्ड के साथ साथ एक म्यूजिशियन को पढ़ा लिखा होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपको वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बीकॉम किया, उसके बाद मैंने एमबीए किया। सो मैंने जब एमबीए किया तो उसके बाद मैंने जॉब तो नहीं सोचा था, बट हाँ मेरा अपना एक बिजनेस है, तो मैं उस बिजनेस को आगे लेके जाना चाहता था। बट एक अपॉर्चुनिटी मिल गई 2017 में, तो फिर मैंने उसको वाइंड अप किया और मैं मुंबई शिफ्ट हो गया। फिर जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ऐसी बीमारी कोविड नाम की आई जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। लेकिन मैं उस ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि अगर आज मेरा परिवार मेरे साथ है तो मैं इस दुनिया का सबसे रईस इंसान। रिस्पेक्ट तो बहुत दूर की बात है जी। वो इवन ढंग से बात तक नहीं करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, चिल्ला के घर से निकल जाना, सारा दिन बाइक्स में घूमना करना, जो हम अक्सर देखते भी हैं। हमने देखा होगा रोड्स में कितनी ज्यादा भीड़ रहती है। वो भीड़ भी सिर्फ इसलिए रहती है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक स्पेशली बॉयज जो रहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनका रीजन भक्ति करना तो बिल्कुल नहीं होता है। जी जी। तो ये चीज जो आपने अभी मैसेज दिया कहीं ना कहीं कि पेरेंट्स हैं तो सब कुछ है, पूरी लाइफ बोलना चाहिए या पूरा वर्ल्ड हमारे लिए, हमारे पेरेंट्स ही एग्जिस्ट करते हैं तो सब कुछ है। तो आप उन यूथ्स को क्या बोलना चाहोगे अपनी तरफ से, जो एक्चुअली में आपको फॉलो भी करते होंगे काफी सारे लोग, जो है स्टेज मैटर नहीं करता, लेवल मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ फॉलोवर्स तो हैं, नो डाउट्स। लोगों का प्यार इतना है कि अभी फेसबुक पे भी मेरे पास अच्छे सारे मेरी फैमिली है, इंस्टाग्राम पे मेरे 50,000 प्लस फैमिली है। सो प्यार इतना मिलता है क्योंकि हम ऐसे काम से जुड़े हुए हैं, आज नहीं, आज इस स्टेज में तो कल दूसरे स्टेज में। तो हर स्टेज पे मेरा एक ही ऑप्शन रहता है और मैं यूथ को एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि ये जो समय है ये दोबारा लौट के कभी आपके पास नहीं आएगा। इसलिए जितना भी हो सके अपने पेरेंट्स पे ध्यान दीजिए, अपने माँ बाप के पास रहिए, अपने माँ बाप के साथ बैठिए, अपने माता पिता को समय दीजिए, उनकी बात को समझिए, क्योंकि जब उन्होंने आपको जन्म दिया था तब उन्होंने आपको 5 से 7 साल तक अपना पूरा समय दिया है और अब समय आपके पास है, क्योंकि जब अब उनकी एक ऐसी एज है, अब उनकी एज भी बढ़ रही है, तो अब वो चाहते हैं कि आप उस लायक हैं तो आप उनको उतना पूरा समय दीजिए, क्योंकि कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो अगर आप अपने माता पिता के साथ अच्छा करेंगे तो ईश्वर भी आपके साथ बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि कहते हैं एक बहुत बड़ी बात है कि माँ तुम्ही से ये जहां आबाद होता है, माँ तुम्ही से ये जहां आबाद होता है, रब को भी सजदा तुम्हारे बाद होता है। तो जब भगवान ने सबसे पहले माँ को आगे रखा है तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी अपने माता पिता को आगे रखिए। जो इंसान अपने माता पिता का दिल दुखाता है वो लाइफ में कितना भी रईस हो जाए, वो जीवन में कभी अपनी तरक्की नहीं पा सकता। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि जितना हो सकता है भगवान के प्रति जाइए, जितना हो सकता है अपने माता पिता के साथ टाइम बिताइए, जितना हो सकता है अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताइए। बिकॉज जब फैमिली के लोग नहीं रहते हैं बाद में बहुत दुख होता है कि काश मैंने अपनी मम्मी, मैंने अपने पापा के साथ ये थोड़ा सा टाइम दिया होता तो बहुत अच्छा रहता। साथ ही एक आपने जो अभी फैमिली बैकग्राउंड की बात करी है, आपसे भी आपकी भी एक अपनी फैमिली है जी, राइट? आपके 2 बच्चे हैं, जी, बीवी हैं, सब जी। है।
सेम अभी जो मैंने आपको बताया था यंग जनरेशन, उनकी सोच अलग जा रही है, लाइक यू नो अलग रहना है, जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली बना लेते हैं, जो कुछ भी है वो एक पार्ट अलग चल रहा है। एक्चुअली लाइक आपको मुंबई का मौका मिला तो अगर आप वहाँ शिफ्ट होते हो तो बट ऑब्वियस पहले आप अपनी फैमिली को लेकर वहाँ पे सेटल होते, आफ्टर दैट आप अपनी मम्मी पापा को वहाँ बुलाएंगे। बट अपार्ट ऑफ दिस लाइक यू नो अपनी बीवी को वो रिस्पेक्ट देना एक लेवल होता है। लाइक अगर आप गर्ल्स के बारे में बात करें तो आप गर्ल्स के रिस्पेक्ट पॉइंट बता रहे हो, लेकिन साथ ही साथ आपका जो लाइफ पार्टनर है उसके लिए भी आपके पास इक्वालिटी पॉइंट आउट होनी चाहिए, प्लस आप उसको उतना ही रिस्पेक्ट दो जितना आप खुद का करते हो। अब इसके लिए मैंने आपको देखा हुआ है, लगभग 2-3 फोटोज ही मैंने आपके विजिट्स करे हुए हैं, उसमें साफ साफ दिखती है कि आप इक्वल कहीं ना कहीं रखने की कोशिश करते हो। बट एक यू नो आपका एक बिजनेस पार्ट अलग है और शी इज अ हाउसवाइफ आई थिंक, तो वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनती है आपस में। उसको लेके मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा वो पॉइंट जो क्लियर नहीं रहता है लोगों को, लाइक घर में रहना, हाउसवाइफ होना, दैट इज नॉट कि आप उनको रिस्पेक्ट करना बंद कर दो, उनको टाइम देना बंद कर दो। ये बहुत सारे अभी जो है ना बात करनी चाहिए डाइवोर्स की, बहुत सारे हो रहे हैं। रीजंस बिहाइंड दिस यही है कि आप उसको स्ट्रगल को, अपने स्ट्रगल को तो आप सामने रख पाते हो लेकिन उनके स्ट्रगल को देखते ही नहीं। फैमिली को हैंडल करना दैट्स नॉट एन इजी टास्क। जैसा कि आपने मेरी फैमिली की बात की, सबसे पहले आपकी एक बात का जवाब देना चाहूँगा कि आज की जनरेशन चाहती है कि हम अलग रहें और हम अपना फैमिली अलग बनाएं। लोग कहते हैं कि मैं अपने मम्मी पापा को नहीं रख सकता। मैं कहता हूं कि आपकी कोई हैसियत ही नहीं है कि आप अपने माँ बाप को रखें। हम ये कहते हैं कि हम अपने माँ बाप के साथ रहते हैं। मैं अपने पापा के घर में रहता हूँ। मेरे घर में एक ऊपर वाले की ऐसी कृपा है कि मेरे घर में तेरा मेरा वाला कोई सवाल नहीं है। चाहे वो मेरा अपना हो, चाहे वो मेरी फैमिली में मेरी वाइफ आई है तो उनको हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे आज भी एक कहते हैं कि मैं सब कुछ ठीक है, अर्निंग मेरी है, हम अपनी अर्निंग करते हैं, जो भी करते हैं। मैं अपने पापा के साथ हूँ, मैं उनके साथ हमेशा हूँ और हमेशा रहूँगा। एक स्टेज पे हमेशा हम शेयर करते हैं। आप बिलीव करेंगे मुझे काफ़ी सारे ऑफर्स आते हैं कि आप भैया अकेले आ जाइए, बट मैं कहता हूँ कि नहीं, हम 2 जन साथ में प्रोग्राम देते हैं और हम लोग दोनों साथ में ही प्रोग्राम करेंगे। जी तो जी हाँ, तो क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे खड़े करने वाले वो हैं और आज अगर लोग मुझे देख रहे हैं तो मैं उनको अलग हो जाऊं तो मुझे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है कि मैं उनके बगैर कुछ भी हूँ। मेरा अपना कोई नाम नहीं है, मेरे नाम के साथ मिनोचा लगा हुआ है। मिनोचा एक अपने आप में ब्रांड इसलिए है बिकॉज मेरे फादर ने अपने आप में उस ब्रांड को क्रिएट किया है। तो मैं एक चीज और आपसे कहूंगा मैम कि जिसकी ऊपर कोई तुलना नहीं हो सकती उसको आसमां कहते हैं। जिसकी ऊपर कोई तुलना नहीं हो सकती उसको आसमां कहते हैं। जिसकी नीचे कोई तुलना नहीं हो सकती उसको माँ कहते हैं। तो जो माँ है, माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है, चाहे वो हमारी जगत जननी हो, चाहे वो हमारी चाची हो, मासी हो, सब कुछ हो। तो हमारे लिए जिन्होंने हमारे को हमारे को पाल पोस के, जिन्होंने हमको इतना बोलना, हमको जीवन जीना सिखाया, अगर हम ये बात बोलें कि आज हम इनको छोड़ के अलग रहेंगे तो फिर हम लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपके पास आज पैसा है, सब कुछ है, क्योंकि आप देखिए ना, कोविड के टाइम पे बड़े बड़े पैसे वाले लोग थे जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए था, करोड़ों रुपए लोग छोड़ के चले गए। एक एक घर के 3-3, 2-2 बच्चे खत्म हो गए। उनकी फैमिली में क्या रह गया? अगर आपके पास परिवार नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। मैं इतना जानता हूं कि अगर परिवार नहीं है तो फिर घर की चारों दीवारें आपके लिए खाली हैं। इसलिए अगर आज आपके पास परिवार है तो पैसा तो हम कल भी कमा लेंगे, लेकिन अगर परिवार है, माँ बाप का साथ है, हमारे भाई बहनों का साथ है, तो कोई बात ही नहीं है। अब आया आपका दूसरा सवाल कि जो मेरी वाइफ हैं उनको वो एक हाउसवाइफ हैं और इक्वल रिस्पेक्ट और सारी चीज़ों को मैनेज करके चलना। देखिए वो भी अब एक माँ है ना, और मेरा 4 साल का एक बेटा है और मेरी बेटी है 2 साल की होने वाली है। तो ऊपर वाले की कृपा से आज 55 साल बाद हमारे घर में किसी बेटी ने जन्म लिया है। मेरी बुआ लोगों के बाद मेरी माँ ने मुझे एक सौगात दी है कि मेरे घर में कंजक रूप बनकर आई हैं वो। उसके बाद अब मेरा भाई है कज़न, उसको भी बेटी हुई है। तो एक शुरू हो गया कि हमारे घर बेटियां आई हैं, तो बहुत अच्छा है। तो इस चीज़ को देखते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिस्पेक्ट तो हमारे घर में बच्चियों की और लेडीज़ की बहुत है, और वैसे ही मेरी मम्मी की भी रिस्पेक्ट है, वैसे ही सेम इक्वल रिस्पेक्ट मेरी वाइफ की भी है। क्योंकि अगर आप बोलते हो कि एक हाउसवाइफ है तो वो हाउसवाइफ बहुत कठिन जॉब है बजाय किसी बाहर जॉब करने से,
क्योंकि वो आपको, हम तो अपना ऑफिस आ जाते हैं, दिन में 2 घंटे अपने बच्चों के साथ देते हैं, रात को 2 घंटे देते हैं बस। और जो दिन भर जो पूरी जो जितनी भी जद्दोजहद होती है, खाना नहीं, पीना नहीं, ये नहीं, वो नहीं, वो सारा कुछ हमारी वाइफ देखती है, सब कुछ देखती है, हमारी लाइफ पार्टनर देखती है। तो उसके लिए रिस्पेक्ट है, उसके लिए सैल्यूट है। बिकॉज हाउसवाइफ होना ही अपने आप में, बिकॉज एक बहुत बड़ा एक मैसेज है ना कि हाउसवाइफ नेवर ऑन लीव, कि मतलब आपकी मम्मा कभी भी लीव पे नहीं जाती हैं, कि आपको कभी भी लीव नहीं है। आज बोलो यार आज हमारे ट्यूसडे ऑफ है, हम घर पे हैं। मम्मा के लिए कब ऑफ है? वाइफ के लिए कब ऑफ है? हम घर पे हैं तो उनको हमारे लिए 4 चीज़ें बनानी है, हमारे लिए देखना है। बच्चों के लिए आज ये नहीं खाएंगे तो वो खाना है, वो नहीं खाएंगे तो ये खाना है, हमारे को ये खाना है, पापा हमें ये ले दो, मम्मी हमें ये ले दो। तो ये सारी चीज़ें जो हमने अपने पे माँ बाप के साथ करी है, वो आज हमारे साथ हो रहा है। तो और मैं अपने बेटे की बात बताऊं तो ये हमारे घर का एक ऊपर माता रानी की कृपा बोल लो, श्याम बाबा की कृपा बोल लो आप, कि उसके अंदर अभी से ही ये गुण है कि वो सुबह उठ के जय माता दी बोलता है, वो सुबह उठ के गुड मॉर्निंग नहीं बोलता है। वो सबसे पहली बात ये है, जब भी मैं उसको बोलता हूँ बेटा कोई आया है तो आप पैर छुओ, तो जो हमारे माता पिता ने हमको सिखाया वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे बेटा सीखे। क्योंकि बचपन में अगर आप किसी को कुछ सिखाते हो तो वो लाइफ टाइम याद रहता है। यही एक एज होती है, अगर आप उसको गंदा सिखाओगे तो वो गंदा सीखेगा, अच्छा सिखाओगे तो अच्छा सीखेगा। और म्यूजिक की जो बात है तो वो मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाता, वो इतना ज्यादा म्यूजिक में इंटरेस्टेड है जी। मतलब ये आपको माता रानी की कृपा होने ही वाली है आपके ऊपर कि आपके घर में एक और सिंगर आए। बिल्कुल, मेरे घर में सिंगर है, म्यूजिशियन है, जो भी आई डोंट नो, बट मेरे घर में ये है कि मेरे दादाजी की पीढ़ी को आगे लेके जाने वाला है वो। अच्छा, ऐसा फिक्स हो चुका है क्या? ऐसा फिक्स नहीं है, मुझे ऐसा दिखता है। क्योंकि कहते हैं ना पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, तो वो पालना दिख ही रहा है कि वो अपने आप में, उसको कीबोर्ड बजाना है, उसको तबला बजाना है, उसको ड्रम बजाना है, उसको गाना गाना है, तो दैट इज वो जीन्स में है उसके फादर गाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसके ऊपर पूरी छूट है, उसको जो करना है वो करे, ऐसी उसमें कोई बात नहीं है। तो ये तो सेवा की बात है। और हर चीज में आप जानते हो आज की डेट में कंपटीशन कितना ज्यादा हो चुका है, चाहे बिजनेस ले लीजिए, चाहे आप सिंगिंग ले लीजिए, चाहे डांस ले लीजिए, चाहे कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर की नौकरी ले लीजिए, सब जगह पे आज की डेट में कंपटीशन है। अगर आप अपने आप को अपडेट रखोगे तो आप आगे रहोगे, अदरवाइज आप रेस है, बहुत बड़ी रेस है, लाइफ इज अ रेस, आप पीछे रह जाओगे, बेसिकली यही है। ओके, अच्छा ईशान, आप अपना कॉम्पिटिटर किसको मानते हैं? मैंने कभी अपने आप को किसी का, मतलब मैंने किसी को कॉम्पिटिटर नहीं माना है, बिकॉज क्योंकि क्या होता है, देखिए आज अगर मैं हूं तो दूसरा है, दूसरा है तो तीसरा है, तीसरा है तो चौथा है। तो बेसिकली एक मेरे जो गुरुजी हैं, मेरे जो गुरुजी सुरेश वाडकर जी हैं, उन्होंने मेरे को एक बात बोली थी जब मैंने उनके यहाँ पे गणपति में जागरण में मैंने उनके यहाँ पे भजन गाया था। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि बेटा तुमको माँ भगवती ने अपनी सेवा के लिए चुना है, तो कभी भी इस सेवा को गंवाना मत, और कभी भी अपने आप को घमंड मत आने देना। दूसरी बात, कभी भी बॉलीवुड में ट्राई मत करना, क्योंकि ऊपर वाले ने अगर तुमको इस चीज के लिए चुना है तो बहुत सोच समझ के चुना है। तो इसीलिए अपने आप को हमेशा उनकी सेवा में लगाना, हो सके तो अपने आप को डिवोशनली रखना। तो इसीलिए मैंने उस चीज को, अपने गुरु की बात को गांठ बांध लिया है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले की सेवा में ही रहना है। तो मैं बस वही करता हूँ, और कॉम्पिटिटर की कोई बात नहीं है। जितने लोग सेवा करना चाहते हैं वो सेवा करते हैं। और बाजार है मैम, देखिए मार्केट है, मार्केट में तो बहुत सारे सिंगर्स आते हैं, बहुत सारे। अब आप आज सोनू निगम जी से बोले कि आपका कॉम्पिटिटर कौन है, तो वे कभी नहीं बोलेंगे कि मेरा कॉम्पिटिटर एक्स है, वाई है, जेड है। तो दैट इज डिफरेंट। एक्चुअली क्या होता है, एक स्टेज रहती है ना, मैं एक्चुअली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं भी एक मैसेज आपके थ्रू पहुंचाना चाहती हूँ लोगों तक, कहीं ना कहीं इस चीज का कि कंपटीशन करना है तो आप सिर्फ अपने आप से करो, बजाय आप मार्केट में कोई ऐसा लोग ढूंढो। क्योंकि आप कहीं ना कहीं मार्केट में किसी से कंपटीशन करेंगे ना, तो वो आप हो सकता है जीत जाए, है ना, उससे बेटर हो जाए, उससे ज्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस देने लगे। लेकिन आप खुद को जब बीट करना चालू करेंगे तो उसका कोई एंड नहीं रहेगा, और आप अपनी जो पर्सनैलिटी है उसमें और निखार आता जाएगा, और आप और अच्छा करते हुए चले जाएंगे। तो ईशान, आप मुझे एक बार बताओ, आपकी लाइफ का सबसे फनीएस्ट मोमेंट क्या रहा है सिंगिंग लाइन्स का? लाइक कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज से आप मिले हो जिससे आपका एक कुछ ऐसा फनी सा मोमेंट क्रिएट हो गया जो आप दोबारा मिलके वो रिक्रिएट करना चाहेंगे? हाँ, दैट वाज अ फनी मोमेंट। एक बार मैं एक शो में गया था अपने गुरुजी के साथ जयपुर, तो उन्होंने मुझे प्रोग्राम के लिए मतलब लाइक बोले तुम्हें चलना है, और मैंने उनके साथ परफॉर्म किया था। तो द फनी मोमेंट वाज दैट कि मैंने प्रोग्राम किया, मतलब उनके साथ उन्होंने गाया, उसके बाद मेरे साथ एक जन और था और मैंने भी गाया।
तो गाने के बाद ऐसा हुआ कि हम फ्लाइट में वापस बॉम्बे आ गए। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, उन्होंने हमसे कोई बात नहीं करी, जिक्र नहीं किया कि तुमने अच्छा गाया, बुरा गाया, जो भी गाया ऐसा गाया। सो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सवाल था कि मेरे गुरु ने मेरे लिए कुछ नहीं बोला, बुरा नहीं बोला, अच्छा नहीं बोला, तो ये क्या है। मैंने एक बार क्लास में मेरी क्लास सेशन चल रहा था, मैंने गुरुजी से पूछ लिया था, गुरुजी में किसी को कोई सवाल है, मैंने हाथ उठाया, बोले हाँ। मैंने कहा गुरुजी हम प्रोग्राम करने गए थे, आपने कुछ बोला ही नहीं कि मैंने कैसा गाया, अच्छा गाया, बुरा गाया, तुमने अच्छा गाया? हाँ जी गुरुजी मैंने अच्छा गाया तो था। नहीं पता नहीं, आप बताइए। तो तुमने बुरा गाया? मैंने कहा नहीं पता गुरुजी मैंने कैसा गाया। जब तुमने कुछ गाया ही नहीं तो मैं तुम्हारे लिए क्या बोलूं। तो मतलब एक गुरु को ये लगा कि अभी ये नहीं, इससे आगे और कुछ बहुत कुछ होना है, तो इसीलिए उन्होंने मेरे लिए ना अच्छा बोला ना बुरा बोला। तो हाँ बेसिकली ये एक फनी मोमेंट था कि यार मैंने अपने आप को आंकने के लिए मैंने खुद हाथ उठा लिया, पूछ लिया, आपने कुछ बोला ही नहीं मेरे लिए, कुछ तो बोलिए। तो गुरु जानता है बहुत अच्छे से कि उनका शिष्य क्या करना चाहता है, किस तरीके से वो करना चाहता है। तो बेसिकली मेरे साथ ये, बाकी जो प्रोग्राम्स में कई ऐसे फनी मोमेंट होते हैं, लाइक जैसे अगर हम किसी से कुछ सवाल जवाब कर लें तो लोगों को अध्यात्म के बारे में नहीं पता कि हम किसी से क्वेश्चन पूछ के, सपोज हम भजन गा रहे हैं, अगर हम कोई भजन गा रहे हैं, अगर मैंने उनसे हनुमान जी का भजन गाया और मैंने पूछा था कि बताइए कि हनुमान जी को जब भूख लगी थी तो उन्होंने क्या खाया था, तो लोगों ने ये तो बता दिया था कि उन्होंने सूरज खाया था। हाँ। अब सूरज को क्या समझ के खाया था, तो कोई बोलता है कि फल समझ के खाया था, तो ठीक है फल भी मान लिया, लेकिन फल कौन सा फल, तो कोई बोलता है संतरा, कोई बोलता है अनार, कोई बोलता है। तो लोगों को ये चीज पता ही नहीं है कि जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लील्यो ताहि मधुर फल जानो, मधुर फल समझ के ही तो उन्होंने सूरज को खाया था बेसिकली। तो लोगों को जब इसके हाँ, तो लोगों को बस यही नहीं पता, कोई बोलता है केला, कोई बोलता है मौसम्बी, कोई बोलता है संतरा। तो आप इस चीज के लिए अपने आप को, अपनी मैथोलॉजी को आप इंप्रूव कीजिए। अगर आप राम राज्य वाले लोग हैं, वैसे भी आप देख रहे हैं, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, ना ही मैं बीजेपी, ना ही मैं कांग्रेस। यस एग्जैक्टली। सो द थिंग की अच्छाइयां ढूंढिए, कभी भी उनके अंदर बुराइयां मत ढूंढिए, क्योंकि इंसान तो गलतियों का पुतला है ही है, और वो हर क्षण, हर समय, हर वक्त गलती कर रहा है। इस इंटरव्यू के दौरान मैंने भी पता नहीं कितनी गलतियां की हैं, बट हाँ नो इश्यूज। बट क्या होता है कि अगर आप किसी की अच्छाई ढूंढते हो ना, क्योंकि उसके मरने के बाद आप बोले वो बच्चा बहुत अच्छा था यार, कहाँ चला गया क्या, क्योंकि वो तो अब चला गया, वो तो अपनी संसारी यात्रा करके निकल गया, लेकिन उसके जीते जी अगर आप उनकी कदर करते हो तो वो लाइफ में सबसे बड़ी चीज होती है। और लोगों के अंदर से नेगेटिविटी हटा के पॉजिटिविटी जितनी लेके आएंगे, उतना आपके लिए दिन भी अच्छा होगा, उतना आपका साल भी अच्छा जाएगा। अच्छा, ईशान से मेरा जुड़ने का रीज़न एक यही है, मैं बहुत एरोगेंट हूँ शायद, लोग और मेरे जूनियर्स मेरे को समझते थे, बट लाइक यू नो बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ है, इसीलिए मुझे बहुत ही कंफर्टेबल लगा आपसे बात करना, आपके बारे में जानना। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैं भी अपने कान्हा जी से रिक्वेस्ट करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आपके बहुत ज़्यादा जो भी आपके ड्रीम्स रहे हो, आपकी फैमिली पर उनका बहुत सारा आशीर्वाद बना रहे। थैंक यू सो मच ईशान। थैंक यू सो मच।